सेक्शन हमारा सेक्शन 35। ओके, सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च को लेकर हमारा एक सेक्शन है। साइंटिफिक रिसर्च को लेकर हमारा एक आपका सेक्शन है, ठीक है। ये ऊपर के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं रीडिंग वाले, ये रीडिंग वाले में वापस आऊंगा। मैं पहले आपको मेजर इस पार्ट का जो सेक्शन है वो कवर करा देता हूं। ओके, साइंटिफिक रिसर्च हमारी कंट्री में काफी ज्यादा अहमियत इन चीजों को देने लग गए हैं, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह को। अब एक पर्टिकुलर कंपनी के, एक फर्म के साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे दो तरीके के हो सकते हैं। पहला खर्चा ये है, पहला एक्सपेंस ये है कि भाई मैं डोनेट कर रहा हूं, मैं किसी इंस्टीट्यूशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिक रिसर्च पैसा, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए डोनेट कर रहा हूं। तो डोनेशन एक कैटेगरी की डोनेशन। अब इस डोनेशन का आपके बिजनेस की एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा केस हो सकता है, यस ऑब्वियसली, कि आप अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए साइंटिफिक रिसर्च पर खर्च कर रहे हो। तो दो कैटेगरी हो जाएंगी। पहला कि आपने आपका अपना बिजनेस नहीं है और आपने डोनेशन वगैरह दी। तो ये अब बहुत सिंपल हो गया। पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता था क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स जैसे 100% आपकी लिखी हुई है, पहले 150% हुआ करती थी। मतलब अगर आप किसी को 1000 रुपए डोनेट कर रहे हो तो 1500 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये पहले था। अब सिंपल 100% हो गई है। बस आपको लिस्ट याद रखनी है क्या, कि अगर आपने डोनेशन दी है किसको, नेशनल लेबोरेटरी, IIT इंस्टीट्यूशंस वगैरह, या जो प्रिस्क्राइब करे हुए गवर्नमेंट ने, या फिर अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन या कॉलेज गवर्नमेंट ने जो अप्रूव करे हुए। इसके अलावा ये दोनों पॉइंट सेम हो गए, ये दोनों पॉइंट सेम हो गए, लेकिन इनका पर्पस अलग अलग है। ये साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, सोशल साइंस पे भी रिसर्च करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कैटेगरी सेम ही है, क्योंकि परसेंटेज दोनों की 100-100 है। पहले 150 हुआ करती थी, ये 100 होती थी, इसलिए अलग अलग कैटेगराइज थी। और या फिर किसी कंपनी को भी डोनेट करते हैं जिसका काम साइंटिफिक रिसर्च का है, तो आपको डिडक्शन क्लेम होगी। तो अब सिंपल सा पॉइंट फंडा याद रखो, आपने इसको टेबल को बहुत शॉर्ट कर दिया, ये समझ लीजिए। आपने यूनिवर्सिटीज, नेशनल लेबोरेटरी को, IIT को, किसी कंपनी को, किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दी है, डोनेशन दी है। जितना खर्चा, जितना डोनेट करोगे, सारा का सारा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देना, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देना। हाँ, जो मेन पॉइंट याद रखना है कि वो, कि मान लो आपने डोनेशन दी सोशल साइंस का या स्टैटिस्टिकल रिसर्च को करने के लिए, और ये डोनेशन आपने दी है किसी कंपनी को, किसी कंपनी को, तो नहीं मिलेगी। ये वाली डोनेशन सिर्फ कॉलेजेस वगैरह के लिए, यूनिवर्सिटीज वगैरह के लिए, कंपनीज के लिए नहीं है। ओके, दूसरी कैटेगरी सेक्शन 35 में आती है कि मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा खुद का बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक स्टडीज में डील करता है। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब बेसिकली जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में लगती हैं, तो जैसे इस बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए आजकल, अगर हम देखें जो AI वगैरह पे काम कर रही हैं कंपनियां, तो ऐसा नहीं होता कि आओ चलो साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस शुरू करें आज से, नहीं। उन्हें पहले बहुत सारा रिसर्च पर पैसा खर्च करना पड़ता है। कंपनी शुरू भी नहीं हुई है बट खर्चा शुरू हो चुका है। उस रिसर्च में वो सक्सेसफुल हुए, हाँ ये काम ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, चलो अब काम मेन अपना शुरू करते हैं। तो दो खर्चे हो गए, एक तो कंपनी शुरू होने से पहले का और एक शुरू होने के बाद का। तो शुरू होने के बाद का तो ऑब्वियसली आप एक्सपेंसेस में दिखा सकते हो, लेकिन कंपनी नहीं बनी थी और उससे पहले से ही आप खर्चा कर रहे थे, क्या उस खर्चे को गवर्नमेंट अलाउड करेगी घटाने के लिए? तो हाँ जी करेगी, गवर्नमेंट अलाउड करेगी। सेक्शन 35 यही कहता है। क्यों अलाउड करेगी? क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च की मामला है, एक अच्छी चीज है, कंट्री के डेवलपमेंट में काफी हेल्प करता है, तो गवर्नमेंट वो खर्चा जो है अलाउड करती है। तो वही चीज आ गया, सब मेन चीज तो आपको इसी में यही वाली समझनी है कि ऐसा खर्चा जो आपने बिजनेस को शुरू होने से पहले किया था। उसकी कैटेगरी दो होती है, एक कैपिटल नेचर का खर्चा और एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा। ओके, तो क्या क्या अलाउड है आप देख लेते हैं। किसी भी प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उसमें एक्विजिशन ऑफ लैंड ना हो। जमीन का खर्चा हटा दो, क्योंकि जमीन का खर्चा, जमीन तो बिक जाती है ना, आपका रिकवर हो जाएगा। अगर आपने किया है, ठीक है, अपनी बिल्डिंग वगैरह को सेटअप करने के लिए, ड्यूरिंग 3 इयर्स इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग, जिस डेट से आपने स्टार्ट करा उससे 3 साल पहले तक का खर्चा आपने खर्चा करा। प्लांट एंड मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ये कैपिटल नेचर वाले खर्चे हो गए। और उस जैसे जहां पर अगर लैंड बिल्डिंग दोनों खरीदी है तो खाली बिल्डिंग का। तो कहने का मतलब,
हर तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा जो 3 साल पहले तक हुआ हो और उसमें जमीन का खर्चा ना हो, लैंड की कॉस्ट ना हो, अलाउड एज डिडक्शन, डिडक्शन की तरह अलाउड हो जाएगा। और रेवेन्यू नेचर की बात करें तो सारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा अलाउड नहीं होता। इसमें जो आपने अपनी इंप्लॉइज को सैलरी दी है, जो साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व थे, चौकीदार की सैलरी नहीं, साइंटिस्ट वगैरह की सैलरी, और आपने जो साइंटिफिक रिसर्च का मटेरियल खरीदा, सैलरी और आपका स्टॉक मटेरियल, इन दोनों का खर्चा सेम 3 साल पहले तक का अगर आपने करा है वो आप एक्सपेंसेस में क्या नाम है माइनस कर सकते हो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। हाँ, ये एक्सपेंसेस को सर्टिफाइड करवाना जरूरी है रिसर्च प्रिस्क्राइब अथॉरिटी से। तो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी डिपेंड करेगी कि आपका साइंटिफिक रिसर्च किस फील्ड में था। हर एक का अपना अपना एक अपीलिएट ट्रिब्यूनल होता है, अथॉरिटी होती है, वहां से आप परमिट लेकर आ जाएंगे और एक्सपेंसेस को दिखा देंगे। ओके, और रही बात उसके बाद की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन सेम सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। जमीन को छोड़ के बाकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो आप उस साल के खर्चों में कंप्लीटली दिखा सकते हो। और रेवेन्यू तो फिर अब हर तरह का खर्चा आ ही जाएगा, वो खाली सैलरी और मटेरियल तक सीमित नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, ये कुछ पॉइंट इसमें हमारे आगे जाते हैं। यहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, तो सेम नेचर है, आपको जस्ट रीड करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जमीन का नहीं मिलेगा, बिल्डिंग का, अदर एसेट का मिलेगा। रेवेन्यू आप सारा का सारा घटा सकते हो। ये सिंपल सा तरीका है। इसमें एक पॉइंट याद रखना था हमें, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, वो यही वाला है, एसेट। ओके, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला पॉइंट बस आप याद कर लो, बाकी तो ऊपर मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में बता दिया। ट्रीटमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट नो लॉन्गर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आपने ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं, एसेट की बात कर रहा हूं। एसेट आपने दोस्तों बिजनेस से पहले खरीदी थी, स्टार्ट करने से, या बिजनेस के दौरान खरीदी। वो एसेट थी मान लीजिए 1 लाख रुपए की। वो कितने की थी? 1 लाख रुपए की। और ये 1 लाख रुपए की जो आपकी एसेट है वो आपने साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल करी, और अब आप कह रहे हो कि बेकार है, अभी इस्तेमाल नहीं हो रही। तो ऐसे तो हर कोई क्या करेगा, साइंटिफिक रिसर्च की एसेट खरीदेगा और 1 हफ्ता 2 हफ्ता इस्तेमाल करने के बाद बोलेगा जी अब यूज में नहीं रही है जी। तो पहली बात तो याद रखिएगा, ये एसेट 8 साल तक कंपनी को होल्ड करनी होती है। 8 साल से पहले आप इसको बेच नहीं सकते। उससे पहले अगर आप इसको बेच रहे हो, उससे पहले अगर आप इसको बेच रहे हो, एसेट सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर पर्पस ऑफ एनी अदर बिजनेस, आपने सीधी सी बात है बेच दी बिना किसी यूज करे, बिना और कोई यूज करे, सेक्शन 41 अप्लाई हो जाएगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू अमाउंट शैल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। आपने पहले सारा का सारा अमाउंट एक्सपेंसेस में दिखाकर बेनिफिट ले लिया था ना, लेकिन अब क्या है, अब आप उसको बिना यूज करे किसी और बिजनेस को बेच रहे हो, तो जो डिडक्शन आपने क्लेम करी थी, सीधी सी बात है, अब उस सिचुएशन में टैक्स देना पड़ेगा। किस पर? किस पर? अमाउंट आपका लीस्ट, सेल प्राइस जो होगा, सेल प्राइस जो होगा, और आपने जो डिडक्शन क्लेम करी थी, इन दोनों में से जो कम अमाउंट है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब वो पीजीबीपी की इनकम में आपकी जुड़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो 1 लाख रुपए है, 1 लाख की खरीदी, 1 लाख का क्लेम कर दिया, 1,20 में बेच दी। कितने में? 1,20 में बेच दी। सेल प्राइस कितना हुआ? 1,20, और 1 लाख की डिडक्शन थी, तो ये 1 लाख रुपए की जो डिडक्शन थी ना, पीजीबीपी की इनकम में जुड़ जाएगी। क्लियर? पीजीबीपी की इनकम में जुड़ जाएगी। अब इसमें एक ट्विस्ट और है, कैपिटल गेन शैल बी अराइज्ड इफ द सेल प्राइस एक्सीड द कॉस्ट ऑफ एसेट। सर 20,000 रुपए का फायदा हो गया, 20,000 रुपए का फायदा हो गया ना, गवर्नमेंट ने उसको भी नहीं छोड़ा, वो कैपिटल गेन में आपका टैक्सेबल होगा। किसमें? कैपिटल, किसमें आपका? कैपिटल गेन में। 3 साल से ज्यादा का है तो सीधी सी बात है लॉन्ग टर्म में कैपिटल होगा। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आप कैपिटल गेन में खुद ही समझ जाओगे। बट द थिंग इज कि 1,20 में बेची है तो सरकार ने 20 की भी छूट नहीं दी, उस 20,000 पर भी टैक्स लगेगा। ओके ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा स्पीड मेरी ज़्यादा हो सकती है यूजुअल क्लास से, पर्पस वही कि आपका कंटेंट हमें ज़्यादा जल्दी से कवर करना है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, आपने पहले उसको यूज़ करा, ऐसे ट्रांसफर टू एनी अदर बिजनेस आफ्टर यूज़, आपने 1 साल 2 साल 3 साल पहले उसको यूज़ करा, साइंटिफिक रिसर्च में लिया, और उसके बाद आप उसको बेच रहे हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? द एसेट शैल बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक, जिस आपके अगर हम देखा जाए, द एसेट शैल बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग ब्लॉक ऑफ एसेट ऑफ द अदर बिजनेस। ठीक है, वो जिसके बिजनेस में जाएगी अपने ब्लॉक में ऐड करेगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट सो ट्रांसफर्ड शैल बी टेकन टू बी निल,
नील मानी जाएगी और सेल वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। मतलब समझ आया? ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर आपने 1 लाख की आपकी एसेट थी, आपने उसकी डिडक्शन जो है क्लेम कर ली, आपने उसकी डिडक्शन क्लेम कर ली, आपने फिर उसको अपने बिजनेस के लिए यूज करा, बिजनेस के लिए यूज करा, फिर आपने इसको किसी और बिजनेस को बेच दिया, किसी और बिजनेस में आप इसको ले गए, वहां पर इसकी वैल्यू, वहां पे 1 2 3 एसेट थी और ये चौथी आ गई, तो इनकी एसेट तो चलती रहेगी जो है, जो वैल्यू है, ये चौथी एसेट आ गई, बस इसकी वैल्यू 0 लिखी जाएगी। जब इसको उस ब्लॉक में ऐड करेंगे वैल्यू 0 लिखी जाएगी, कितने में ट्रांसफर करी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वहां जाएगी 0 में होगी, बशर्त इतना है कि ए लिमिटेड ने यहां पर इसको जितने पैसे दिए होंगे इस पर्टिकुलर एसेट के, मान लीजिए 40,000 रुपए दिए, कितने दिए? 40,000 रुपए, तो वो कैपिटल गेन ट्रीट होगा। वो क्या होगा? वो कैपिटल गेन आपका ट्रीट होगा। क्लियर? ये सिंपल सी बात। अगर यूज करने के बाद ट्रांसफर होती है, 0 पे ट्रांसफर होगी, जो बेनिफिट मिला वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन। ये ट्रीटमेंट आपकी यहां पर आ गई। ओके, तो दोस्तों, अरे बाप रे, तो ये हमने यहाँ पे सेक्शन 35 जो है उसकी रिसर्च देखी शॉर्ट मैनर में। एक बार आप चाहे तो वीडियो पॉज करके कंटेंट को रीड करो, रीड करने के बाद अगर कुछ क्वेरी डाउट हो रेज होती है तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला तो हमारा फेवरेट है, सेक्शन 35AD, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड स्पेसिफाइड प्लान्स। आपके गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट ईयर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, अपना जॉब सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कई स्पेशल बिजनेसेस को बेनिफिट्स देना स्टार्ट कर दिया है। वो लिस्ट आपकी है सेक्शन 35AD वाली। अगर आप ये सारे के सारे बिजनेस स्टार्ट करते हो, लंबी चौड़ी लिस्ट वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें होटल्स भी आ गए, इसमें आपका कंस्ट्रक्शन का काम भी आ गया, इसमें कोल्ड स्टोरेज सिस्टम आ गया, बहुत सारे बिजनेस के अंदर आ गए, ये सब आपके इसके अंदर आ जाते हैं। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, ओके, तो आपने जो भी एक्सपेंडिचर करा है कैपिटल नेचर का, जमीन, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर, उसका 100% आप क्लेम करेंगे। और रेवेन्यू नेचर की अगर मैं बात करूं, जो रेवेन्यू होगा सारा का खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। यूजुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो क्लेम होता ही होता है, बात आती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। तो अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी में आते हो तो कैपिटल नेचर का खर्चा दोस्तों आप माइनस कर सकते हो 100%, बशर्त नॉर्मली क्या होता है कि आप एक बिल्डिंग खरीद के लेकर आए, वो बिल्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाती, वो कहां जाती, वो आपका बैलेंस शीट में जाती है, और बैलेंस शीट से वहां पे सिर्फ डेप्रिसिएशन उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये क्या है, वहां पर आप उसको बैलेंस शीट पे लिख लो, ठीक है, ब्लॉक में डाल दो, लेकिन वो पूरा का पूरा खर्चा आप डिडक्शन के नाम का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल सकते हो। डेप्रिसिएशन नहीं लिखना, आप स्पेसिफाइड सेक्शन लिखोगे और उसकी डिडक्शन क्लेम करोगे 100%, ठीक है। हाँ, रही बात बिजनेस पहले की, तो यहां पर भी सेम कंडीशन अगर देखा जाए तो सेम मीनिंग है। एक्सपेंडिचर अगर आपने करा है बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, बिजनेस को शुरू करने से पहले, तो 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर हैज बीन कैपिटलाइज्ड। लेकिन इसमें सेम चीज, आप कैपिटल नेचर की बात हो रही है, लेकिन लैंड, बिल्डिंग, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनका खर्चा परमिटेड नहीं रहेगा। ओके दोस्तों, दैट्स इट। ये आपका, आप इसको चाहे तो रीड आउट कर सकते हैं, सिंपल सा ये बाकी पैटर्न इसका। ओके दोस्तों, अब ये वाला जो पॉइंट था आपका, ये वाला जो मैंने बताया था कि सेक्शन 33AB जो बेसिकली टी, कॉफी और रबड़ के बिजनेस से एंगेज होते हैं, एक ये वाला बिजनेस, एक आपका साइट रिस्टोरेशन फंड्स वाला, आपका फंड वाला। इसमें अगर जो खनन, कोयला वगैरह वाली होती है ना, जो मिनरल्स वगैरह निकालती हैं, तो साइट मिनरल निकल गया, कोयला खत्म हो गया, तो उसको वापस से रिस्टोर भी तो करना है, ठीक से बनाना भी तो है, ये उसकी सेक्शन है। और एक इसके बाद और आता है ये टेलीकॉम लाइसेंसिंग फीस वाला। दोस्तों, ये 3 सेक्शन के लिए मैंने एक सेपरेट रिकॉर्डिंग अलग से करी हुई है एक क्लास की, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये हमारी मेन क्लास है, तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, और इस 1 घंटे की क्लास से आपके तीनों सेक्शन प्रॉपर तरीके से कवर होंगे, कुछ में कोई डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। अगर आएगा तो उसको मेंशन कर दीजिएगा, इसको कवर करिए, उसके बाद फिर हम वापस से अपने फर्दर सेक्शंस पर मूव करते हैं। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, पीजीबीपी चैप्टर हमारा चल रहा है और हमने अभी तक जो डेप्रिसिएशन का कंटेंट है वो कवर करा है, साथ ही सेक्शन 35 के जो साइंटिफिक रिसर्च वाला पोर्शन है, और साथ ही जो स्पेशल बिजनेसेस जो 35AD के तहत आते हैं, उनके बारे में हमने नॉलेज, उनके बारे में हमने थ्योरी कंटेंट जो है वो तैयार कर लिया है,
ठीक है। तो ये जो दौर है डेप्रिसिएशन के बाद का, सेक्शन 39 तक जाने तक, मतलब सेक्शन 40 से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है। तो आज की ये क्लास मैं उन तमाम सेक्शंस के नाम कर रहा हूं, मतलब देखते हैं कितने हो पाते हैं। 2-3 सेक्शन हम इस क्लास में कवर कर लेंगे जो बेसिकली थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड है। हाँ, हालांकि उनका कुछ 1-2 क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल बेस्ड हो सका वो हम करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में 3 सेक्शन का टारगेट मैंने लिया है कि 3 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। एक तो सेक्शन 33A-B जो स्पेशल डिडक्शन से रिलेटेड है उन तमाम बिजनेसेस के लिए जो टी, रबड़, कॉफी, ठीक है, खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर इनकम को लेकर अपना काम करते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट है आपका मिलता जुलता है इसी से, साइट रिस्टोरेशन फंड का, जो सेक्शन 33A-BA उससे एक स्टेप आगे चला गया, ठीक है। और उसके बाद जो टेलीकॉम लाइसेंस है उसका वाला प्रोविजन हम करेंगे जो सेक्शन 35A-BB के अंदर आता है। साइंटिफिक रिसर्च आपने पढ़ा हुआ है 35। AD स्पेशल बिजनेसेस वाला था। ABB जो टेलीकॉम लाइसेंसिंग फीस है उसको कैसे अमोर्टाइज करा जाता है वो हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। और देखो सिंपल तरीके से मैंने आपके मॉड्यूल के हिसाब से इसको समराइज करने की कोशिश करी गई है, कम शब्दों में पूरी बात कैसे समझ आ जाए वो उस तरीके से प्लान करा गया है। तो आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेशल डिडक्शन फॉर एसएससी एंगेज्ड इन टी, कॉफी, रबड़, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहा है। ग्रोइंग अप एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेक्शन 33A-B जिसके साथ रूल 5AC को जोड़ा गया है। ध्यान दो, देखो समझेंगे। मैं पहले इधर आ जाता हूं। देखो आगे चल के ना दोस्तों हमें एक चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर का नाम होगा एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में एग्जेम्प्टेड है, उस पर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं लगता। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो टर्म्स क्या है, वो कंडीशन क्या है, वो जब हम चैप्टर पर पहुंचेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में हम टी, रबड़, कॉफी इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब क्योंकि ये बोल दिया गया है कि जो आपका क्या नाम है टी, रबड़, कॉफी है वो एग्रीकल्चर इनकम के तहत आता है, मतलब एग्रीकल्चरल बिजनेस के तहत आता है, तो ये क्या टैक्स फ्री हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? एग्रीकल्चरल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मैं इन 3 अलग अलग पॉइंट्स को देखता हूं, टी को, रबड़ को या कॉफी को, टी की बात कर लेते हैं, ठीक है, चाय की बात कर लेते हैं। अब चाय जो है, ठीक है, खेती होती है चाय की, लेकिन वहीं पर ही फैक्ट्री को सेटअप कर दिया जाता है, वहीं से पत्तों को छांट कर मशीन्स में डाला जाता है, उससे चाय पत्ती बनाई जाती है। अब अगर आप ध्यान दो, जो चाय का बिजनेस है वो दोनों है, वो एग्रीकल्चर भी है और वो नॉन एग्रीकल्चर भी है। तो इसीलिए एग्रीकल्चरल इनकम के प्रोविजन के आधार पर यह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करा गया है क्या, कि चाय पत्ती का, चाय का जो बिजनेस है उसमें से 40% इनकम नॉन एग्रीकल्चरल मानी जाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल मानी जाएगी। क्लियर? मान लीजिए चाय से किसी ने बिजनेस बनाया और 1000 रुपए कमाए 1000 रुपए कमाए, ठीक है। अब 1000 अब मान लीजिए करोड़ में, लाखों में, वो आपका समझने वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। 1000 रुपए बनाए तो इस 1000 में से 60% यानी कि 600 रुपए को मान लिया जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और 400 रुपए आपके एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में आएंगे। तो सीधी सी बात है, जो टैक्सेबिलिटी है वो किसकी बनी, वो 400 रुपए की बनी। क्लियर? समझ आ गया? ये सिंपल सा फंडा। ऐसे ही अगर मैं रबड़ की बात करूं, टी में कितना होता है? 40%। रबड़ में कितना होता है? रबड़ में होता है आपका 35%। कॉफी में कितना होता है? 25%। 25% ऑब्लिक 40%, कुछ केसेस में 40 है, कुछ केसेस में 25 है। तो मैंने बोला वो डिटेल में हम तभी पढ़ेंगे जब एग्रीकल्चर इनकम पर जाएंगे। क्लियर? फिलहाल ये क्लासिफिकेशन क्लियर हो जानी चाहिए, कितनी एग्रीकल्चर है, कितनी नॉन एग्रीकल्चर है। ओके, अब इसके साथ, इस प्रोविजन के साथ हमने सेक्शन 33 को जोड़ दिया। तबीयत थोड़ी सी नासाज है। अब हमने क्या करा, इस प्रोविजन के साथ, इस टैक्सेबिलिटी के साथ सेक्शन 33 वाला, ये वाला प्रोविजन हम लेकर आ गए जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इस कैलकुलेशन के हिसाब से, हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से, जो भी ये कंपनी है, जो भी ये एसएससी है, उसके टैक्सेबल इनकम है 400। कितनी है? 400। कि 400 रुपए पर भाई तेरे को ये टैक्स देना है। क्लियर? एग्रीकल्चर इनकम को बढ़ावा देने के लिए, उसे और प्रोत्साहन देने के लिए ही इस सेक्शन को ऐड करा हुआ है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 400 पर टैक्स लगेगा।
30% अपना लगा लो तो 120 रुपए के आसपास बन गया। गवर्नमेंट कहती है नहीं, डोंट वरी, आपको 120 रुपए यानी कि पूरे के पूरे 400 रुपए पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करिए आप, क्या करिए, गवर्नमेंट ने सेक्शन 33 के तहत बोला है कि हमने आपके लिए एक स्पेशल अकाउंट की सुविधा दी है। इस अकाउंट में आप अपने कुछ पैसे डाल दीजिए, ये वाला जो अमाउंट है 400, इसमें से कुछ अमाउंट डाल दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कितना, 100 रुपए। क्लियर? ये 100 रुपए आपके पूरी तरह से डिडक्शन के रूप में आ जाएंगे, आपको इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब टैक्स देना पड़ेगा किस पे? 300 रुपए पे। कितने पर? 300 रुपए पर, राइट। देखो, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, सारे के सारे जो लॉज है लगाने के बाद 400 रुपए टैक्सेबल आया। 40% हमने लिखा था, 400 रुपए टैक्सेबल आया। हम गवर्नमेंट को 400 रुपए पर टैक्स देने जा रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला रुको, आपको अभी टैक्स बचाने का और मौका दिया गया है। वो क्या है? सेक्शन 33। अगर आप स्पेशल अकाउंट में, स्पेशल अकाउंट क्या होता है, कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। बस हमने आपको एक स्पेशल फैसिलिटी दी है कि आप अगर स्पेशल अकाउंट में कुछ अमाउंट और डिपॉजिट करते हो, क्लियर, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी। 100 रुपए जमा करा दिए, 300 रुपए, सीधी सी बात, अब 300 पे टैक्स दे देना। ठीक है, तो पहले 400 पे टैक्स देना पड़ रहा था, अब 300 पे देना पड़ रहा है, तो फायदा ही हुआ ना, टैक्स बचाई। क्लियर? अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये स्पेशल अकाउंट खुलवाया किस लिए? ये 100 रुपए जो इसमें डाले हैं, जो इन्वेस्ट करे हैं, ये किसके हैं, है ना? अब ये जो 100 रुपए दोस्तों स्पेशल अकाउंट में गए हैं ना, है ये एसएससी की, है ये एसएससी की, इसी के बनेंगे। बशर्त इस 100 रुपए का इस्तेमाल इस एसएससी को करना पड़ेगा उन्हीं स्पेसिफाइड एक्टिविटीज में जो बेसिकली स्पेशल अकाउंट से अटैच होती हैं। कहने का मतलब देखो, फॉर एग्जांपल आज इनकम 400 रुपए, समझिएगा इस पॉइंट को, बिल्कुल लॉजिक क्लियर होगा। आज इनकम 400 रुपए, साल अब खत्म होने को आया है। क्लियर? हमें लग रहा था कि जो एक मशीन है वो हमें खरीदनी है, एक और प्लांट जो हमें लगाना, उसके लिए मशीन हमें खरीदनी पड़ेगी। मशीन आएगी 100 रुपए की, मशीन आएगी 150 रुपए की। क्लियर? लेकिन अभी नहीं खरीद सकते, अभी वो अवेलेबल नहीं है, या एकदम से हम इतना पैसा अभी खर्च नहीं करना चाहते, अभी इसी से काम चलाएंगे, है ना? तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है फ्यूचर में कि हम एक मशीन और खरीदेंगे। सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। सरकार क्या कह रही है? मशीन खरीदना चाहते हो ना, अभी नहीं खरीद रहे ना, कोई बात नहीं, आज पैसा जमा करा दो 100 रुपए, ठीक है, उसकी डिडक्शन क्लेम कर लो, टैक्स बचा लो, और आने वाले टाइम में 1 साल बाद, 2 साल बाद, वटेवर, ठीक है, जब आपको लगेगा कि ये राइट टाइम है, तो सीधी सी बात है, इस पैसे को निकाल के वो मशीन खरीद लेना। एक तरह से गुल्लक हो गया। ये क्या हो गया? गुल्लक हो गया। पैसे जोड़ दिए, जब आगे चल के खर्च करना चाहेंगे खर्च कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों ये डिडक्शन है, यही डिडक्शन है जो हम अपना सेक्शन 33 AB के तहत पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम, टी, रबड़, कॉफी आप कर रहे हैं, आपने अपनी टैक्सेबल इनकम निकाली, उस टैक्सेबल इनकम पर आप टैक्स देने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, स्पेशल अकाउंट में जमा करा दो और उसकी फर्दर डिडक्शन क्लेम कर लो। ठीक है, तो आई होप एग्जांपल आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो वही पॉइंट है। तो किससे रिलेटेड है? टी, रबड़, कॉफी के बिजनेस से, जो भी आपका जुड़े हुए होते हैं। कंडीशन क्या क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? डिपॉजिट करना है अमाउंट किसमें? जैसा कि मैं बोला, स्पेशल अकाउंट में। वो स्पेशल अकाउंट क्या है? वो स्पेशल अकाउंट दोस्तों नबार्ड में होना चाहिए। नबार्ड आप जानते हैं, आरबीआई, आरबीआई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का, क्या? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का जो आरबीआई है, नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नबार्ड के पास जो भी अप्रूव्ड स्कीम है, मतलब अप्रूव्ड अकाउंट है, जिसको टी बोर्ड ने, हमारे कॉफी बोर्ड ने, रबड़ बोर्ड ने, ठीक है, परमिशन दे रखी हो, जमा करा दो, सीधी सी बात। इसके अलावा या फिर टी बोर्ड के पास, कॉफी बोर्ड के पास उनका अपना एक मेंटेनेंस है, वो खुद ये अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उसके पास भी जमा करा सकते हो, बशर्त के सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने अप्रूवल लिया हो। खैर, वटेवर द कंक्लूजन इज, स्पेशल अकाउंट चाहे वो नबार्ड के बात हो या फिर वो टी, रबड़, कॉफी के बोर्ड के पास हो, विद द परमिशन पैसे जमा करा दो। ठीक है, टाइम क्या है? कब डिपॉजिट कराना है? डिपॉजिट कराने का टाइम क्या है? ध्यान दीजिए, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, 2021-22 की उसकी इनकम जो है, 2021-22 की उसकी इनकम 400 थी, है ना? ये मान लेते इंडिविजुअल है,
ये क्या है, इंडिविजुअल है। तो इसकी जो ड्यू डेट है रिटर्न की वो 31 जुलाई होती है। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इस ईयर के खत्म होने की यानी कि 31 मार्च 2022 ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया और फिर अगला फाइनेंशियल ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो गया। तो इसी ईयर में करवा दे कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसी ईयर में नहीं करवा पाया तो भाई 6 महीने के अंदर अंदर करा दियो, 6 महीने के अंदर अंदर करा दियो, या फिर जिस रेट पर तूने रिटर्न फाइल करी है उस डेट से पहले करा दियो। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 31 जुलाई को इसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, हो सकता है लेट भी हुआ हो सकता है ये दिसंबर में जाके जमा कर रहा है। तो इसमें क्या है कि 6 महीने की डेट यानी कि 30 सितंबर तक उसको जमा करा देना चाहिए। तो 2 डेट दे दी कि जब तू रिटर्न फाइल करेगा तो रिटर्न फाइल कराने से पहले कर दियो, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक का टाइम है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर, ये प्रोविजन आया सिंपल सा। और यस ऑब्वियसली आप एक बहुत ही अच्छी डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हो। आप बोल रहे हो इतना प्रॉफिट था, हमें एक्स्ट्रा, हमें इसके लिए डिडक्शंस चाहिए। तो जरूरी है कि आपके जो अकाउंट्स है ना वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सर्टिफाइड भी हो, उनकी ऑडिट हो रखी हो कि भाई हाँ ठीक है, ये आपने अकाउंट्स जो बनाए हैं, जो खाते बनाए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो क्या नाम है 3AC में जो रिपोर्ट लगती है ना, ऑडिट रिपोर्ट लगती है, आपने ऑडिट में पढ़ रखा होगा, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी रिटर्न में अटैच करनी होगी कि खाते वगैरह सही हैं इनके। क्लियर जी, समझ आ गई बात। द थिंग इज स्पेशल अकाउंट में पैसा जमा कराया, डिडक्शन क्लेम कर लो, ठीक है। डिडक्शन क्लेम कर लिया, कब तक कर सकते हैं? फाइनेंशियल ईयर में करा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में करना भूल गए या बाद में फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो साल के खत्म होने के 31 मार्च के 6 महीने के अंदर अंदर करा लीजिए, या फिर जिस रेट पर आपने रिटर्न फाइल करी है उससे पहले। इन दोनों में से अर्लियर डेट मानी जाएगी। कितने डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? मेरा प्रॉफिट कितना आया था? 400 रुपए। कितना? 400 रुपए। 400 का 400 ही जमा कर दिया स्पेशल अकाउंट में, तो इनकम कितनी हो गई? 0 हो गई, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसे नहीं है, मैक्सिमम 40, ठीक है, याद रखिएगा, मैक्सिमम 40% ऑफ द प्रॉफिट, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम क्या है? 40%। तो या तो जो अमाउंट आपने जमा कराया है उसकी डिडक्शन मिलेगी, या फिर 40% तक की मिलेगी। मतलब मान लीजिए आपने इसमें से 200 रुपए जमा करा दिए। कितने करा दिए? 200 रुपए जमा करा दिए। मैं इसका 40% निकाल रहा हूं तो 160 आ रहा है। कितना आ रहा है? 160 आ रहा है। तो डिडक्शन मैक्सिमम 160 की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 160 की मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि 400 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा जमा कराए हैं वो अगले साल एडजस्ट हो जाएंगे, अगले साल की डिडक्शन मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका खत्म, बात खत्म, बात गई हो जाएगा। क्लियर? और ये जो 40% का प्रॉफिट है ये ऑब्वियसली आपका किसी इस डिडक्शन के पहले या एडजस्टमेंट, बिजनेस लॉस को एडजस्ट करने से पहले का होना चाहिए। द थिंग इज, द लॉजिक इज, जो भी आपका प्रॉफिट है बिफोर मेकिंग डिडक्शंस, फर्दर डिडक्शंस और आपका लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद का मैक्सिमम 40% आप डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर? उसके बाद कुछ और पॉइंट आपको याद रखने, सिंपल से, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। वो क्या कि अगर ज्यादा डिपॉजिट कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले ईयर्स का वो आपका डिपॉजिट मान लिया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करा है स्पेशल अकाउंट में दोस्तों, वो सिर्फ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज के लिए ही आप आगे चल के इस्तेमाल कर सकते हो। मेनली इसमें वो एक्टिविटी, वो मशीनरीज वगैरह होती हैं जो आपके स्पेसिफिक बिजनेस या टी, रबड़, कॉफी से रिलेटेड होती हैं। आप वो खर्चा कर रहे हो किसी और पार्ट के लिए, किसी और एसेट को जनरेट करने के लिए, तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। मतलब ध्यान दीजिए, देखिए, समझिए बात को। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 400 रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है, और 400 में से उसने 100 रुपए स्पेशल अकाउंट में जमा करा दिए, तो इस साल उसको 300 रुपए पर टैक्स देना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इसने 50 रुपए इसमें से विड्रॉ कर लिए। 50 रुपए क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। 50 रुपए विड्रॉ कर लिए और इसको स्पेंड करा उस एक्टिविटी पर जो स्पेशल एक्टिविटी नहीं थी।
मतलब मशीनरी जो आपने खरीदी वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, गाड़ी खरीद ली, कुछ और खरीद लिया, क्लियर। तो उस कंडीशन में मान लो ये नेक्स्ट ईयर 22-23 था, 22-23 था, आपने यहां पर डिडक्शन क्लेम करी, आपने पे फायदा उठाया, और अगले साल आप उस डिडक्शन का अमाउंट गलत एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये जो 50 रुपए है ना दोस्तों ये टैक्सेबल हो जाएगा 22-23 में, ये टैक्सेबल हो जाएगा 22। जिस चीज की डिडक्शन आपने पहले क्लेम करी थी, सीधी सी बात है, वो अब आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा, क्लियर। तो सीधी सी बात है, स्पेसिफाइड एक्टिविटीज में ही आप उसको खर्च करेंगे, जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं, नो डिडक्शन, डिडक्शन नहीं मिलेगी। परचेजिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, गेस्ट हाउस। अरे ऑफिस का, रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस का कोई मतलब नहीं है प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में। तो जो आप प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री के लिए खरीदोगे उसकी डिडक्शन मिलेगी। साथ ही इसके अलावा परचेज ऑफ एनी ऑफिस एप्लियंसेस, एप्लियंसेस जो भी हम खरीदते हैं, लेकिन उसमें कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर की डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन फिटिंग वगैरह करवा रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं ऑफिस के लिए, उसकी डिडक्शन क्लेमेबल नहीं है। और सीधी सी बात है, परचेज ऑफ एनी प्लांट एंड मशीनरी द एंटायर कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज डिडक्शन, उसकी भी डिडक्शन नहीं मिल जाएगी। सर इसका मतलब समझ नहीं आया दोस्तों, ध्यान दो। देखो आपने सेम उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे, 400 रुपए थे सर हमारे पास, 400 रुपए में से 100 रुपए हमने जमा करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपने इसमें से 50 रुपए निकाले, और 50 रुपए से आपने ऐसी एसेट खरीदी जो साइंटिफिक रिसर्च वाली थी। जो क्या थी? साइंटिफिक रिसर्च वाली थी। सेक्शन 35 आप पढ़ चुके हैं। और सर इसकी 100% डिडक्शन मिल जाती है, 100% डिडक्शन मिल जाती है। तो आप अगर इस 50 रुपए से एक ऐसी एसेट खरीद रहे हो जिसका डेप्रिसिएशन भी आप 100% क्लेम करोगे, दोस्तों ये अलाउड नहीं है। ये आपका 21-22 में, यानी कि 22-23 में सॉरी, टैक्सेबल होगा। डबल डिडक्शन हो गई ना, यहां भी डिडक्शन ली और एसेट खरीद कर फिर दोबारा से आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो डबल डिडक्शन हो जाएगी की अमाउंट की, इसलिए मना करा गया है, इसीलिए मना किया गया है। सिंपल सा पॉइंट दोस्तों यहां पे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका, ठीक है, एनी प्लांट एंड मशीनरी जो आपका कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग से हो, जो स्पेसिफाइड हो, उसके लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी, वटएवर। अब आते हैं विड्रॉल ऑफ फ्रॉम द अकाउंट, ठीक है। समझते बात को। आपने पैसे जमा कराए, अगले साल फिर जमा कराए, अगले साल फिर जमा कराए, स्पेशल अकाउंट में पैसे जमा होते चले जा रहे हैं, ठीक है। स्पेशल अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं, आप कभी कभार निकाल लेते हो, एसेट्स वगैरह परचेस कर लेते हो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एक बार आपने फिर सामान निकाला, विड्रॉ करा। क्यों करा विड्रॉ? क्यों करा विड्रॉ? पैसा निकाल लिया कि अब आप बिजनेस अपना क्लोज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो। बिजनेस क्या कर रहे हो? बंद कर रहे हो। दोस्तों उस केस में जो भी अमाउंट आपका विड्रॉल होगा वो सारा का सारा फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल होगा। जायज सी बात है, बिल्कुल जायज सी बात है। अगर बिजनेस क्लोज, आपने पैसे जमा कराए थे, डिडक्शन क्लेम करी थी, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए था मशीनरी वगैरह पे, आप नहीं कर रहे, आप बिजनेस बंद कर रहे हो, तो जो भी अमाउंट निकलेगा वो पहले टैक्सेबल होगा, उसके बाद बचा हुआ अमाउंट आपको मिलेगा। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म सेम पॉइंट हो गया, ऊपर वाला ही हो गया, क्लोजर डिसोल्यूशन एक ही बात हो गया, ठीक है। तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मान लो टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है, बिजनेस चलाने वाला नहीं रहा आप कोई, तो ये तो मजबूरी वाली बात होगी ना। या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो गया, फैमिली डिवाइड हो रही है और उनके बीच में एसेट्स वगैरह बच रही है। या फिर कंपनी लिक्विडेट हो गई कि भाई अब कंपनी ही नहीं रही, लिक्विडेशन जो है उसमें चली गई, तो उस केस में आपको सीधी सी बात है, जो अमाउंट है आपका विड्रॉ वाला वो टैक्सेबल अरे बाप रे, माफ कीजिएगा, नहीं होगा, वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। क्लियर जी? डन। आगे बढ़ते हैं। तबीयत बड़ी गड़बड़ है आज। रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ न्यू एसेट, नई एसेट, आपने फंड्स निकाले स्पेशल अकाउंट से, नई एसेट खरीदी, सही एसेट खरीदी, जो खरीदनी चाहिए थी वही खरीदी, लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि आज एसेट खरीदोगे तो कल बेच दोगे, डिडक्शन का गलत फायदा आप नहीं उठाओगे। क्लियर? तो इसीलिए कंडीशन क्या है कि ये जो एसेट है आपकी कम से कम 8 साल तक आपको इस्तेमाल करनी है।
8 साल तक, जब आपने खरीदी है उसके 8 साल तक आपको इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर बेचनी पड़ जाए गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को, या फिर बिजनेस सक्सीड हो जाए, कोई दूसरी कंपनी एक्वायर कर ले आगे चलाने के लिए, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में 8 साल से पहले भी एसेट को बेचा जा सकता है। गवर्नमेंट एक्वायर कर ले या बिजनेस को सक्सीड कर लिया जाए। बिजनेस को सक्सीड करने की जो कंडीशंस है वो ये है कि सारी एसेट, सारी की सारी आपकी फॉरवर्ड होनी चाहिए। पूरा एक्वायर कर लिया, 100% एक्वायर कर लिया, और सारे के सारे जो शेयर होल्डर हैं, ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी वर पार्टनर ऑफ द फर्म इमीडिएटली बिफोर द सक्सेशन। ठीक है, चलो जी, मतलब बिजनेस चलता रहेगा, शेयर होल्डर सारे शिफ्ट हो गए, एसेट सारी शिफ्ट हो गए, ये पॉइंट रहेगा। ओके, तो ये एक सिंपल सा पॉइंट दोस्तों। टी रबड़ कॉफी, आपका जो भी इनकम आप अप टू द मैक्स ऑफ 40% आप स्पेशल अकाउंट में जमा कराते हो, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। हाँ, उस फंड्स का इस्तेमाल आपको स्पेशल एसेट्स के लिए ही करना है जो अलाउड है। अदर एसेट्स में करोगे तो जिस ईयर में आपने विड्रॉ करा है उसमें वो टैक्सेबल होंगी। और जो एसेट आपने खरीदी है, सही एसेट खरीदी है, वो भी आपको 8 साल तक इस्तेमाल करनी है। क्लियर जी, डन हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों साइट रिस्टोरेशन फंड। अगर आप सेक्शन देखो 35ABA, पहले था 33AB, अब है 33ABA, तो बिल्कुल उसी के जैसा है, डिट्टो उसी के जैसा है, बस कुछ टर्म्स जो है वो बदल गई हैं। वो क्या है कि ये उनके लिए एप्लीकेबल है जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस को ढूंढने में अपना बिजनेस लगाते हैं, रिसर्च वगैरह में, और या फिर उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं इंडिया में। बाहर वालों के लिए बिजनेस नहीं है, ठीक है, बाहर वालों के लिए ये नहीं है, इंडिया में काम चल रहा है पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का। तो सीधी सी बात, सेम अगेन वही बात, पॉइंट है, वही सारे के सारे पॉइंट है। इनका भी एक स्पेशल अकाउंट बनवा दिया कि ये टैक्सेबल, पेट्रोलियम नेचुरल गैस हम जानते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, इंपॉर्टेंट एसेट है कंट्री के लिए, जरूरी है इस्तेमाल करनी। तो नतीजा क्या निकल कर आ रहा है कि इन बिजनेसेस को फायदा देने के लिए भी टी रबड़ कॉफी जैसे एक स्पेशल अकाउंट खोल दिया जाएगा। हाँ, उस स्पेशल अकाउंट के लिए पहले एग्रीमेंट कर लेना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, एग्रीमेंट होगा कि आपका स्पेशल अकाउंट बनेगा। अकाउंट का खुलेगा एसबीआई के पास, ठीक है, मेजर बैंक है, मेन बैंक है गवर्नमेंट का। या फिर सीधी सी बात है जो आपका क्या नाम है, साइट रिस्टोरेशन अकाउंट, जो गवर्नमेंट के पास या मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट मतलब वही मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के पास खुलवाया जाए। कहने का मतलब या तो एसबीआई में खुला हुआ है या मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के पास ही खुला हुआ है, कहीं पर भी आपने जमा करा दिया। हाँ, लेकिन द थिंग इसमें क्या है, टाइम ऑफ डिपॉजिट, सच अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। टी रबड़ कॉफी वाले में ना हमने ऑप्शन दिया था कि 31 मार्च मतलब क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर के बाद भी आप जमा करा सकते हो। कब तक, या तो 6 महीने या जिस डेट पर आपने रिटर्न फाइल करी है, विच एवर इज अर्लियर, तक जमा करा सकते हो। इसमें वो सुविधा नहीं है, इसमें ईयर खत्म होने से पहले आपको जमा करा देना होगा, ठीक है। पहले जैसे अपना 80C वाली डिडक्शंस होती है ना, कि जैसे जैसे साल खत्म हुआ वैसे वैसे ही आपको मनी डिपॉजिट करना होगा, अपनी सेविंग्स वगैरह दिखानी होगी, वही वाला पॉइंट यहां पर है, ठीक है। यस, ऑब्वियसली यहां पर भी सेम वही चीज है कि जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट वगैरह वो आपको अपनी फाइलिंग से पहले जमा करानी है। वटएवर द थिंग इज के सेम ईयर में आपको जमा करानी है। दूसरा, क्वांटम ऑफ डिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिट, इसमें 40% नहीं है, इसमें 20% है, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहां पर 40% था, यहां पर आपका 20% है, ठीक है, विच एवर इज मिनिमम इन दोनों में से। क्लियर, जैसे वही 400 रुपए मान लेते हैं, तो 400 में से मान लीजिए आपने 100 रुपए जमा करा दिए, लेकिन अगर मैं 20% निकालूं तो वो तो 80 रुपए ही आया, तो 80 रुपए तक की मिलेगी, 80 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। एंड द सेम थिंग जैसा कि हमने पहले, अब बिल्कुल रिपीट अ पॉइंट आपका, कि ऐसा नहीं है कि एक्सेस अमाउंट 20 रुपए आपने जमा करा दिया तो अगले साल इसकी डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन फॉर सर्टेन पर्पस, ये यहां पे लिख लीजिए आप। रिपीट सेक्शन 33AB, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वही पॉइंट है दोस्तों। जो स्पेसिफाइड एसेट्स है, जो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज है, उसी में ये पैसा इस्तेमाल होगा। आप अदर एसेट्स खरीदते हो, आप कुछ ऑफिस एप्लायंसेस खरीदते हो, जो स्पेसिफाइड एसेट्स नहीं है, सीधी सी बात, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा जिस ईयर में आप विड्रॉ करोगे। ये सेम है सेक्शन 35AB की तरह, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इसका भी सेम एग्जैक्टली दोस्तों, लिख लीजिए 8 ईयर्स, सेम चीज है, बिल्कुल सेम ईयर। एसेट आप खरीदोगे कम से कम 8 साल तक इस्तेमाल करना। हाँ, अगर गवर्नमेंट को बेचनी पड़ गई
और अगर सक्सेशन हो गया बिजनेस का पूरा एक्वायर हो गया तो एक अलग बात है, तो एक अलग मसला है। ठीक है, ठीक है जी, चलो बिल्कुल। तो 35AB, सॉरी माफ कीजिएगा, 33AB और 33ABA दोनों क्लियर होने चाहिए। ये आपका AB जो था वो टी रबड़ कॉफी के लिए था, ये साइट्रस स्टोरेज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का था। स्पेशल अकाउंट होते हैं उनमें पैसे जमा करा दो। ठीक है, जो टी रबड़ कॉफी है उनका 40% तक करा सकते हैं प्रॉफिट का, इसमें 20 तक करा सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के बाद भी करा सकते हैं 6 महीने तक या रिटर्न की डेट तक, और ये उनको सेम ईयर में कराना होगा। बाकी जो भी एसेट्स हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, अदर एसेट्स के लिए इस्तेमाल ना हो, और 8 साल तक अगर आप कोई स्पेशल एसेट खरीदते हो वो इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, चलिए आते हैं अब आगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फीस, ये हमारा सेक्शन 35ABB। ठीक है, 35 में तो हमने पढ़ लिया, साइंटिफिक रिसर्च वाला था इससे पहले वाली क्लास में। ये उससे एक अगला पहलू आ गया 35ABB। ठीक है, ये इसके सारे प्रोविजन है। आइए पहले मैं इसको बेसिक्स में आपको समझाता हूं क्या चीज है। देखो नॉर्मली क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीकॉम लाइसेंस, अगर आप अपनी कोई टेलीकॉम सेवा शुरू करना चाहते हैं, आपको टेलीकॉम मिनिस्ट्री से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा कि भाई हम टेलीफोन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आपको बाय करना पड़ता है लाइसेंस। अब ये जो लाइसेंस है ना दोस्तों, ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने माना 10 साल के लिए, कितना, 10 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि जियो ने, ठीक है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से लाइसेंस ले लिया, टेलीकॉम लाइसेंस ले लिया आने वाले 10 साल तक का, कि 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक हम अपनी सेवाएं प्रदान कराएंगे। क्लियर? ये लाइसेंस फ्री में तो मिलता नहीं है, इसका कोई ना कोई अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। मान लीजिए जियो ने आपका 1 करोड़ रुपए इसके लिए पे करें। ठीक है, हालांकि काफी बड़ा अमाउंट होता है, मैंने 1 करोड़ ऐसे ही मान लिया। तो जिस ईयर में, ठीक है, मान लीजिए ये 2018, 2019-20 में, पुराना ईयर ले रहा हूं मैं ये पे करे थे, तो दोस्तों इसी ईयर से स्टार्ट करते हुए 20-21, 21-22 इस तरह से चलता जाएगा, और अपना क्या नाम है 2028-29 तक, जब 10 साल पूरे हो जाएंगे, एवरी ईयर 10 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जियो वाले। कहने का मतलब टेलीकॉम को आपने परचेज करा 1 करोड़ रुपए में, तो ये 1 करोड़ रुपए की डिडक्शन एक ही साल में 19-20 में नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ये आने वाले ईयर्स तक आपको जो भी टाइम आपका बचा हुआ है उसमें आपकी डिडक्शन डिवाइड होगी। क्लियर, समझ आ गया? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था। इसी को दोस्तों अगर मैं आगे थोड़ा सा और चेंज करूं, पैटर्न थोड़ा चेंज करूं, मान लीजिए सेम ये लाइसेंस 10 साल के लिए लिया, 10 साल के लिए लिया, ठीक है, 1 करोड़ रुपए में इसकी बात तय हो गई। क्लियर? लाइसेंस जो है दोस्तों वो 2019-20 में ही मिल गया था, लेकिन जो इन्होंने पेमेंट करी है ना, वो पेमेंट इन्होंने करी है 21-22 में जाके, यानी कि 2 साल बाद। कब करी है? 2 साल बाद। टेलीकॉम मिनिस्टर ने बोल दिया ठीक है 1 करोड़ रुपए में बात तय हो गई, हम आपको 2 साल दे रहे हैं, अपना काम चला के देखो, 2 साल बाद पेमेंट कर देना 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, इस कंडीशन में दोस्तों याद रखिएगा 19-20 में लाइसेंस मिल गया था, 19-20 और 20-21 इन 2 ईयर्स में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जब आपने अभी तक पेमेंट ही नहीं करी है, तो डिडक्शन कैसे मिल जाएगी? तो 19-20 और 20-21 में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। हां, 21-22 से आपकी डिडक्शन शुरू हो जाएगी। कब तक? 2 साल तो हो गए, 2 साल तो बीच गए। लाइसेंस कब तक है? सर लाइसेंस है आपका 28-29 तक। क्लियर? तो 8 साल बच गए ना, अब 8 साल बच गए। तो 1 करोड़ को आप डिवाइड करेंगे 8 से, मतलब अब हर साल 12.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। कितने की मिलेगी? 12.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। सो कहने का मतलब लाइसेंस ले लिया, अमाउंट पे कर दिया, ईच ईयर के हिसाब से डिडक्शन मिलेगी।
लेकिन डिडक्शन मिलना तब स्टार्ट होगा जब आप उसकी पेमेंट करोगे, ना कि जिस ईयर से आपका लाइसेंस चालू हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ के चलना है। मैंने यहां पर क्या करा, एक बारी में सारी पेमेंट दे दी, एक बारी सेम ईयर में दे दी, एक बारी 2 साल बाद दी। कई बार क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में जाती है। भाई 1 करोड़ था 25 लाख रुपए जो है 19-20 में दे दिए, 25 लाख रुपए 20-21 में दिए। उसमें कैसे निकलेगी, चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस वगैरह हमें इसके प्रैक्टिस करने हैं। आइए ध्यान देते हैं। कंडीशन, ये सभी एसएससीज के लिए है, सिंपल सी बात। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एसएससी ने, सीधी सी बात है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा हो टेलीकॉम का लाइसेंस लेने के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्चुअली बीन मेड, जो डिस्कस करा हमने, पेमेंट वाकई में हो गई हो, तब आपको डिडक्शन मिलनी स्टार्ट होगी। सच एक्सपेंडिचर कभी भी करा हो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने ईयर बचे होंगे उस एक्सपेंडिचर के करने के बाद उतने ईयर की डिडक्शन मिलेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीधी सी बात है, वो आपके एलिजिबल नहीं है। क्लियर? अब बात आती है कि अगर मान लीजिए आप अपना लाइसेंस बेच देते हो, अगर आप अपना लाइसेंस बेच देते हो, इसको समझेंगे दोस्तों थोड़ी देर में। मैं पहले क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, बेचने वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, बेचने वाला कंटेंट बाद में देखेंगे। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, टेलीफास्ट लिमिटेड, अ कंपनी प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज, ऑब्टेन अ टेलीकॉम लाइसेंस ऑन 20 अप्रैल 2021। ठीक है, तो मैं इसका ईयर जो है दोस्तों वो लिख देता हूं 21-22। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लिए, कमेंसिंग एंड्स ऑन 31 मार्च 2031। 10 साल आप काउंट कर लो, वहां तक हो जाएगा। लाइसेंसिंग फीस है इनकी 18 लाख रुपए। ठीक है, 18 लाख रुपए की लाइसेंस फीस है। आपको डिडक्शन क्लेम करनी है अलग अलग तरीके से। 3 केस दोस्तों आपको बता रखे हैं। अगर सारी की सारी पेमेंट इस डेट को कर दी, मतलब सेम ईयर में कर दी, 21-22 में कर दी, या फिर इसने पेमेंट करी अगले साल जाके, कब करी, अगले साल जाके करी कि मैं 22-23 में पेमेंट करूंगा, या फिर द एंटायर अमाउंट इज पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट में गया, इस डेट पर, इस डेट पर, इस डेट पर। टोटल अमाउंट कितना है 18, तो 6 लाख रुपए ईच। तो लास्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जो इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट में बता रहा था। आइए पहले ए पॉइंट की बात करते हैं, ए पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, लाइसेंसिंग फी देखो बड़ा सिंपल है, 18 लाख रुपए। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आगे डेट ऑफ पेमेंट, पहले वाले केस में इन्होंने पेमेंट इसी साल में कर दी है, सेम ईयर में, यानी कि 21-22। लाइसेंस अप टू, लाइसेंस है 31/3/31 तक, यानी कि 30/31 तक। देयरफॉर ईयर्स रिमेनिंग, कितने साल बचे हुए हैं सर? अभी तो पूरे 10 के 10 साल बचे हुए हैं। अगर मैं इस ईयर से इस ईयर तक कैलकुलेट करूं, मतलब ये भी काउंट होगा, ये ईयर भी काउंट होगा, तो पूरे के पूरे 10 साल बचे हुए हैं। देयरफॉर एलिजिबल डिडक्शन इज इक्वल्स टू 18 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1,80,000 ईच ईयर की डिडक्शन मिलेगी, हर साल की मिलेगी। क्लियर जी, समझ आ गया? दूसरे वाला केस देखते हैं, बी केस देखते हैं। बी केस में सेम लाइसेंसिंग फीस 18 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट, इन्होंने जो डेट ऑफ पेमेंट है वो दे रखी है 1/4/22, यानी कि 22-23, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में जाके करी। कब करी? अगले फाइनेंशियल ईयर में जाके। लाइसेंस अप टू 31/3/31, यानी कि 30/31। इस ईयर को भी काउंट करेंगे तो ईयर्स कितने हैं दोस्तों? 9 ईयर्स हैं।
कितने हैं? 9 ईयर्स है। देयरफॉर एलिजिबल डिडक्शन 18 लाख डिवाइडेड बाय 9, 2 लाख रुपए पर ईयर की डिडक्शन क्लेम करेंगे 30-31 तक। ठीक है, ये पहले दोनों केस बिल्कुल सिंपल, जिस ईयर में आपने पेमेंट करी है उससे आने वाले ईयर्स तक काउंट कर लो जब तक लाइसेंस है, और डिवाइड करके पर ईयर की डिडक्शन मिल जाएगी। अब यहां पर जो इंटरेस्टिंग पार्ट निकल के आता है वो निकल के आता है आपका तीसरे वाले केस में। द एंटायर अमाउंट इज पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 6-6 लाख रुपए की पेमेंट हुई इस ईयर में, इस ईयर में, इस ईयर में। अब किस तरीके से आप डिडक्शन निकालेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। यहां पे जगह थोड़ी कम है, ये नोट हो गया, मैं इसको ना यहां पे रखना चाहता हूं, ये नोट हो गया। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको प्रॉपरली नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पॉइंट को मिटा रहा हूं, फिर यहां पे ना तुम्हें थोड़ी स्पेस की आवश्यकता है। ठीक है, ए केस और बी केस दोनों इजी बिल्कुल। ठीक है जी, समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप स्टेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं आपके सी पॉइंट पर। सी पॉइंट, फर्स्ट पेमेंट। फर्स्ट पेमेंट 30/4/2021 को, मतलब 21/22 इस ईयर में हुई। क्लियर, इस ईयर में हुई। अमाउंट 6 लाख रुपए। अमाउंट कितना? 6 लाख रुपए। ईयर्स, कितने साल अभी बचे हुए हैं दोस्तों? कितने साल अभी बचे हुए हैं? सर 21-22 ये तो सेम ही ईयर है, तो अगर मैं 30-31 तक निकालूंगा इस ईयर को काउंट करके तो 10 साल पूरे के पूरे बचे हैं। देयरफॉर एलिजिबल डिडक्शन ये हो जाती है 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 60,000 ईच। 60,000 ईच पर ईयर। ठीक है, कब? आने वाले 10 ईयर्स तक 60-60 हजार रुपए मिलेगी। अगर मैं सेकंड पेमेंट की बात करूं, सेकंड इंस्टॉलमेंट लिख लीजिए या पेमेंट लिख लीजिए। सेकंड पेमेंट ये हुई है 30/4/22 को, यानी कि 22-23 को। क्लियर? अमाउंट क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो ये भी 6 लाख रुपए आ जाएगा। ईयर्स कितने बचे हुए हैं? अगर मैं यहां से इस ईयर को काउंट करके बढ़ूं आगे तो 9 साल, क्योंकि अगले साल हो गया तो 9 ईयर्स बचे, तो ये भी हो गया। देयरफॉर एलिजिबल डिडक्शन 6 लाख डिवाइडेड बाय 9 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब 9 साल रह गए हैं, तो ये हो जाता है 6 लाख डिवाइडेड बाय 9। ये दोस्तों अब मेरा आ रहा है 6,667, राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं इसको, ये 9 ईयर्स तक मिलेगी। ठीक है, और फाइनली थर्ड पेमेंट जो की गई है सेम अगले साल 23 को, यानी कि 23-24। अगर मैं इस ईयर को काउंट करूं तो जो ईयर्स बचे हुए हैं दोस्तों वो अब 8 साल बचे हैं, 8 ईयर्स बचे हैं। देयरफॉर एलिजिबल डिडक्शन 6 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो यह आ जाता 75,000 रुपए 8 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये कैलकुलेशन आपने आसानी से कर ली। अब आगे यहां पे लिख दो कौन से साल के लिए कितनी, आसानी से निकल जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ईयर 21-22 के लिए, 21-22 के लिए सिर्फ 60,000 रुपए, सिर्फ 60,000 रुपए जो पहले वाले, क्योंकि 21-22 में सिर्फ एक ही पेमेंट गई थी। 22-23 के लिए, 22-23 के लिए 60,000 की तो मिलेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी चली गई तो उसकी भी मिल जाएगी। अब 6,6,6,6,7, तो ये हो जाती है 1,26,667। और उसके बाद 23-24 ऑनवर्ड्स
अब आने वाले ईयर्स के लिए, हर साल के लिए 60,000 प्लस 66667 प्लस 75,000 तो ये हो जाता है कितना, प्लस 60,000 प्लस 75,000, तो ये दोस्तों आ रहा है 2,01,667। दैट्स इट। जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे, जैसे जैसे अमाउंट आप पे ऑफ करते जाएंगे, आपका रिमेनिंग पीरियड के हिसाब से डिडक्शन का जो अमाउंट है, एलिजिबल डिडक्शन का जो अमाउंट है, वो माइनस होता जाएगा, माइनस हम उसको कर पाएंगे। क्लियर जी, समझ आ गया? ओके, डन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ट्विंकल एंटरप्राइजेस है, 2 क्वेश्चन और करने हैं हमें इसके। ट्विंकल एंटरप्राइजेस है एक्वायर्ड टेलीकॉम लाइसेंस, डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लाइसेंस आर एज अंडर। एक्विजिशन कॉस्ट, ये खरीदा था इन्होंने 1 लाख रुपए का, ठीक है, 10 साल की लाइफ थी। डेट ऑफ परचेज इन्होंने 19-20 में इसको खरीदा था, 1920 में। क्लियर? लाइसेंस इन्होंने सोल्ड कर दिया, सारा का सारा लाइसेंस सोल्ड कर दिया। लाइसेंस पार्शियली भी आपका सेल होता है कि भाई हमने टोटल लाइसेंस में से 25% राइट किसी और को बेच दिए या 40% राइट किसी और को बेच दिए, ऐसा भी होता है। इस वाले केस में 100 का 100% बेचा गया है। पेमेंट कैसे थी? लमसम पेमेंट थी। अच्छा, फर्स्ट पेमेंट ये वाला पार्ट पहले पढ़ते हैं दोबारा से। एक्विजिशन था 1 लाख का, डेट ऑफ परचेज थी 19-20 में, लमसम में पेमेंट करनी थी और सेम डेट को ही 19-20 में ही इन्होंने डिडक्शन जो है अपनी, मतलब सॉरी, पेमेंट जो है वो कर दी। 10 साल की लाइफ थी। इन्होंने लाइसेंस पूरा का पूरा बेच दिया। कब बेचा? ये बेचा 5/3/22 को, यानी कि 21-22 में बेचा और 1,20,000 रुपए में इन्होंने इसको बेच दिया। खरीदा 1 लाख में था, बेच दिया 1,20 में। क्या प्रॉफिट हुआ, क्या मुनाफा हुआ, जरा हमें ये निकालना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं 21-22, तो 19-20 और 20-21 पहले 2 साल की डिडक्शन हमें निकालनी पड़ेगी। यहां पर दोस्तों सॉल्यूशन देखते हैं। अगर मैं यहां पे डेट ऑफ पेमेंट लिखूं, डेट ऑफ पेमेंट, तो वो तो सेम है, 19-20 है, सेम ईयर में ही आपने पेमेंट कर दी 19-20 में, ठीक है, 1920 में। उसके बाद अमाउंट कितना था? लमसम एक बारी में 1 लाख रुपए। और लाइफ अभी भी कितनी बची हुई है? अभी भी वाली लिख रहा हूं क्योंकि सेम ईयर में पेमेंट कर दिए डेट ऑफ परचेज की, तो 10 साल बचे हुए हैं। ठीक है, यहां पर एलिजिबल डिडक्शन मैंने निकाल दी, बहुत सिंपल सर। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, रुपीज 10,000 ईच, रुपीज 10,000 ईच ईयर। क्लियर? अब ध्यान देंगे दोस्तों, फर्म प्रोवाइडेड डिडक्शन ऑफ रुपीज 10,000 ईच इन 2019-20 एंड 2020-21। ठीक है, 10-10 हजार की मिली, मतलब 20,000 की डिडक्शन जो है ये अभी तक ले चुके हैं। अब यहां पर दोस्तों इन्होंने ईयर ऑफ सेल लिखिएगा, ब्रैकेट में ये भी लिख लो कितना बेचा, 100%। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन मैं पार्शियल का करूंगा, 40% उसमें लिखा हुआ है। पूरा बेचना और आधा बेचना है, मतलब पार्ट्स में बेचना, दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। यहां पे फुल बेचा है तो उसका एक अलग पहलू निकलेगा। ईयर ऑफ सेल कितना? 100%। 100% सेल कब करी? 21-22 में करी दोस्तों, 21-22 में करी। अब यहां पर देयरफॉर टोटल गेन जरा निकालेंगे। टोटल गेन कितना हुआ? बेचने पर कितना फायदा हुआ? सर 1,20,000 रुपए में बेचा, माइनस 20,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम हो चुकी है। 20,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम हो चुकी है। नहीं रुको, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, 1,20,000 रुपए में बेचा, माइनस
सर 1 लाख रुपए में यह खरीदा था, 1 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन इस पर 20,000 रुपए की जो डिडक्शन है वो क्लेम की जा चुकी है ना, ये लिखा ना हमने ऊपर प्रॉपरली, 10,000 रुपए ईच मिली 19-20 में, 20-21 में, तो 20,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम हो चुकी है। देयरफॉर कितने का फायदा हुआ सर? 40,000 रुपए का फायदा हुआ। कितने का सर? बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान। बस इसमें एक चीज यहां पर अब आप ऐड करेंगे, हेयर जो 20,000 रुपए की इनकम है वो पीजीबीपी में आएगी, और जो 20,000 रुपए की इनकम है वो कैपिटल गेन में आएगी। इतना याद रखना है। सेक्शन 50C बेसिकली ये होता है, वो कैपिटल गेन में आप पढ़ लोगे, ये चीज आपको याद रखनी है। रीजन बिंग टोटल 40 का फायदा हुआ हम समझते हैं, लेकिन आपने खरीदा 1 लाख रुपए में था। कितने में? 1 लाख रुपए में खरीदा था आप, और डिडक्शन वगैरह उस पर क्लेम हो रही है, ठीक है। आपने 1 लाख से भी ज्यादा का बेच दिया। हमने ये शायद उसमें करा है, जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स का स्ट्रेट लाइन मेथड वाला, उसमें भी ये किया था, जितने का खरीदा उससे ज्यादा का बेच दिया। तो जो बहुत ज्यादा अमाउंट बेचा है, एक्सेस अमाउंट बेचा है, कॉस्ट से भी ऊपर, वो कैपिटल गेन कहा जाएगा। क्लियर? और जो बाकी गेन है आपका 20,000 रुपए, वो पीजीबीपी के अंदर आएगा। मान लीजिए से इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, ये पूरा का पूरा लाइसेंस भाई 1 लाख रुपए माइनस 20,000 रुपए, अगर आज वैल्यू देखे तो उसकी 80,000 रुपए थी। कितनी? 80,000 रुपए। ठीक है, ये कॉस्ट है, और 20,000 रुपए की डिडक्शन की वजह से 80,000 का हो चुका है। मान लो 90,000 में बेच देता। कितने में? 90,000 रुपए में। क्लियर? 10,000 का फायदा हुआ, 10,000 का फायदा हुआ पीजीबीपी। किस में आएगा? पीजीबीपी में आएगा। लेकिन बेच दिया 1,10 में, 1,10,000 में बेच दिया, तो ये तो कॉस्ट भी एक्सीड कर रहा है ना। तो डिडक्शन तक की जो वैल्यू है 20,000 रुपए, वो आपका पीजीबीपी में आ जाएगी। 10,000 रुपए कैपिटल गेन में आएगा। 10,000 रुपए कैपिटल गेन में आएगा दोस्तों। क्लियर भाई? डन? समझ आई बात? नहीं आई? तो ये आपका प्रोविजन लाइसेंसिंग फीस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, ट्विटी एंटरप्राइजेज हैज एक्वायर्ड टेलीकॉम लाइसेंस। डिटेल इस तरीके से है, क्या बोला हुआ है कि एक्वायर कर लिया, ठीक है, 3 लाख में। डेट ऑफ परचेज कब कर लिया? ये आपने करा 18-19 में, है ना। लमसम में करना था, लेकिन पेमेंट करी अगले साल से, 19-20 में जाके पेमेंट करी, तो अगले साल से डिडक्शन लागू होगी। लाइफ लाइसेंस की 7 साल थी, तो क्योंकि पेमेंट अगले साल में जाके करी है तो साफ हो गया सर 6 साल का हमें क्या नाम है, डिडक्शन देनी है, 6 साल तक मिलेगी। उसके बाद इन्होंने लाइसेंस सोल्ड कर दिया, 40% सोल्ड करा है। डेट आपका कब बेचा है? ये बेचा इन्होंने 21-22 में, सॉरी, और 1-20 में बेचा है। ध्यान देंगे दोस्तों, पहले तो अपना डिडक्शन वाला पॉइंट जो है ना वो निकाल लेते हैं, यहां पर ध्यान देंगे सॉल्यूशन में। पहले आपने अमाउंट लिखा सर 3 लाख रुपए, डेट ऑफ पेमेंट लमसम में एक बारी में करी है 19-20 में, ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। आप ईयर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। तो ईयर कितने रह गए सर? क्योंकि पेमेंट अगले साल जाके करी है तो 6 साल रह गए। कितने? 6 साल रह गए, ठीक है। देयरफॉर एलिजिबल डिडक्शन, एलिजिबल डिडक्शन कितनी होगी आपकी? 6 साल की थी, 3 लाख रुपए, नहीं सॉरी 3 लाख है ना, मैंने 30,000 लिखा हुआ, सॉरी 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए हर साल डिडक्शन मिलेगी। देयरफॉर अब लिख देते हैं यहां पे, इन द ईयर जो पहला साल था 19-20 एंड 20-21, डिडक्शन ऑफ ₹50,000 इज टेकन, हर साल मिल गई, ठीक है। अब ध्यान देंगे जरा, आगे आपको क्या करना है। अब आगे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। इन्होंने 21-22 में 40% बेचा, 40% बेचा कितना? 1-20 में।
कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, ध्यान दो, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। एलिजिबल डिडक्शन फॉर 21-22 एंड ऑनवर्ड्स, आने वाले जो 3 साल और बचेंगे, 6 साल थे ना, 2 साल की क्लेम हो गई, 4 अभी भी बचे हुए। क्या करना है आपको, 3 लाख में से जो 1 लाख रुपए की डिडक्शन ली जा चुकी है वो माइनस कर दो, 50,000 है ना, माइनस कर दो 1,20,000, माइनस कर दो 1,20,000 टोटल सेल वैल्यू जो आपने बेची है, टोटल सेल वैल्यू जो आपने बेची है, डिवाइडेड बाय 6 साल थे, 2 साल की हो चुकी है, 4 साल बचे, कितना आ गया 20,000 ईच, कितना आ गया 20,000 ईच, दैट्स इट। 40% बेचा, 60% बेचा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने क्वेश्चन में बिजनेस इनकम, इस वाले क्वेश्चन में हमने बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन निकाला। ये जो पीजीबीपी की इनकम है, जो कैपिटल गेन है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ तब निकलेगा जब आप अपने बिजनेस को 100% सोल्ड करते हो। कितना 100% सोल्ड करोगे, सिर्फ तभी ये बेनिफिट आपको मिलेगा बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन निकालने का। लेकिन अगर आप उसका कोई पार्ट जो है वो बेच रहे हो, पार्ट कितना भी है, 20, 40, 60, 70% कितना भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्ट पेमेंट, पार्ट आपने सेल करा है, तो जो भी अमाउंट रिकवर्ड होगा ना, वो आपके पेड अमाउंट में से माइनस हो जाएगा, जैसे इसमें माइनस करा, रिमेनिंग पीरियड से डिवाइड करो 4 से, और सीधी सी बात है, जो ईयर बचेगा 20,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। कितने की मिलेगी? 20,000 की डिडक्शन मिलेगी, दैट्स इट, इतना याद रखना है। अब इसमें आपका एक डाउट हो सकता है, वो क्या कि सर, इस वाले क्वेश्चन में ये ठीक है, ये आपने ठीक करा, ये 2 लाख रुपए इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ रखी है, 4 साल अभी भी बची है लाइफ, मान लो ये 40%, 50%, 60% जितना भी बेचा, मान लो ये 2.5 लाख का बेचता, कितने का बिकता? 2.5 लाख का, तो आप डिडक्शन कैसे निकालते हैं दोस्तों? बिल्कुल सिंपल है, डिडक्शन इस केस में निकलेगी नहीं, डिडक्शन इस केस में निकलेगी ही नहीं। 2 लाख का था, 2.5 लाख में बेचा, तो इस अमाउंट से अगर ज्यादा का बेच रहे हो तो 50,000 रुपए आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है, आप वैल्यू ही क्रॉस करके बेच रहे हो तो कैपिटल गेन होगा, अदरवाइज उसको सिंपली आपके अमाउंट में से माइनस करना है, डिडक्ट करना है। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने बेसिकली करे आपके 33 वगैरह के। कुछ और पॉइंट्स इसके दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इनको रीड कर लीजिएगा। थोड़े टिपिकल सी है ये वाली डिडक्शन, बट एक बार रीड करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होगी। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास एक और थ्योरी वाली क्लास जो रिकॉर्ड करता हूं, फिर हम प्रैक्टिकल में मिलते हैं। ठीक है, प्लीज टॉपिक को रिवाइज कीजिए।